सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ हिमालय, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। और इसमें ये आपका कक्षा 10 का हिंदी का चैप्टर नंबर 6 है। आपको पता होना चाहिए काव्यखंड से लिया गया है। इसका हम यहाँ पे संदर्भ सहित कुछ पद्यांश देखें, पद्यांशों का हम संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। उससे पहले यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जा करके आपको प्ले स्टोर में ओपन करिएगा। वहाँ पे कक्षा 10 की हिंदी की जितने भी सीरीज़ के क्वेश्चन हैं सभी को आपको देख लेना है। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। आशा करते हैं आपको लिए बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपके नंबर बहुत अच्छे यहाँ पे इम्प्रूव होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देख के जाइएगा। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो कहीं बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि हे चिर महान, जो कि यहाँ पे पद्यांश है, इसका हम लोग संदर्भ से व्याख्या देखने वाले हैं। तो शुरुआत हो रहा है, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत बाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, परे रागहीन तो हिम निदान। इसका कुछ यहाँ पे कठिन शब्द रहते हैं, उनका हम सबसे पहले अर्थ देखेंगे। जैसे कि स्वर्ण का अर्थ होता है, स्वर्ण रश्मि का अर्थ है सुनहरी किरण, और शैली का अर्थ होता है पगड़ी, परिमल का अर्थ है सुगंध, बतास का अर्थ होता है वायु, और रागहीन का मतलब होता है आसक्ति रहित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे थे। कुछ अच्छे शब्द मिले थे, जैसे कि शैली का आपने कभी अभी नाम नहीं सुना होगा, पगड़ी इसको कहते हैं। परिमल का अर्थ होता है यहाँ पे सुगंध, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लगभग रागहीन ये तो जानते होंगे, बतास के बारे में आपको पता ही होगा। संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी की महान कवित्री श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित संध्या गीत नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित हिमालय से शीर्षक कविता से अवतरित है। यह ध्यान रखेंगे, ये जितने भी पद्यांश आगे आएंगे सभी के संदर्भ यही होंगे। तो आपको एक बार नोट कर लेना, लेकिन आपको बार बार नोट करना जितने भी प्रसंग होंगे, जितने भी पद्यांश होंगे। प्रसंग आपका चेंज हो सकता है। तो प्रसंग में आप लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय के चिर महानता और निर्लिप्तता का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार से, हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई कवित्री ने कहा है कि हे हिमालय, तुम चिरकाल से अपने गौरव एवं महानता को बनाए हुए तुम्हारे श्वेत बर्फ से ढके हुए शिखरों पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तब लगता है जैसे चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई है। बर्फ़ की सुनहरी किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी रंगों की पगड़ी बांध रखी है। फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उनके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती है, परंतु हिमालय इन सभी चीज़ों से निर्लिप्त है। इन सभी वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, इसलिए वह महान है। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो आपको लिखना होगा, कवित्री ने इन पंक्तियों से हिमालय की महानता तथा वैराग्य का वर्णन किया है। भाषा यहाँ पे सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किया हुआ है। शैली चित्रात्मक है और भावात्मक है। रस यहाँ पे शांत रस है। छंद अतुकांत मुक्त छंद है। गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति की बात करते हैं, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगहीन हास में लक्षणों। अलंकार यहाँ पे, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल में रूपक अलंकार, परिमल मल मल जाता बतास में पुनरुक्ति प्रकाश तथा हिमालय के मानव सदृश्य चित्रण में मानवीकरण का माधुर्य मन को आकर्षित करता है। दूसरा आपका पद्यांश से शुरू होता है, नभ में गर्वित झुकता नासीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। गर्वित का अर्थ यहाँ पे दे रखा है गर्व से उठा हुआ। अंक का अर्थ होता है गोद। अंक का मतलब होता है गोद। अंक मतलब संख्या भी होती है, ध्यान में रखेंगे। अंक का मतलब होता है गोद और अंक का मतलब होता है संख्या। छार का अर्थ है राख। मन गल जाना का अर्थ है हृदय दया से भर जाता है। कुलिस का अर्थ होता है यहाँ पे वज्र। प्रसंग में लिखेंगे, कवित्री ने इन पंक्तियों से हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार से है, कवित्री
का कथन यह है कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तक किसी शक्ति के सम्मुख कभी नहीं झुकता। फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को भी धारण किए रहते हो। संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघल करके सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार तुम हृदय के कोमल और शरीर से कठोर हो। काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं तो इन पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय का मानवीकरण करते हुए उनकी कोमल एवं कठोर स्वरूप का चित्रण किया है। भाषा सरल एवं साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली चित्रात्मक और भावात्मक है। रस शांत है। छंद अतुकांत मुक्त है। गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति लक्षणा है। अलंकार की बात करते हैं तो कितने मृदु कितने कठिन, प्राण में अनुप्रास एवं विरोधाभास की बात हो रही है। हिमालय के चित्रण में मानवीकरण की बात हो रही है। मानवीकरण अलंकार है। भावसम्य की बात करते हैं तो प्रसिद्ध संस्कृत कवि भवभूति ने श्री राम में कोमलता और कठोरता के विरोधाभासी लक्षणों को देखकर कहा था, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोन्तराणं चेतासि को नो विज्ञानतुम हर्षि। प्रश्न नंबर 3 है, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार भार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। झंझा का अर्थ होता है आंधी, सत का अर्थ होता है 100, दृग का अर्थ है नेत्रा, नीर या हम कह सकते हैं पानी। नेत्रा नीर मतलब कि आँखों का नीर या पानी। जलते कड़ की पुकार का मतलब धूप से तप्त धूल के कड़ों की व्यथा। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रीमती महादेवी वर्मा ने हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण किया है। महादेवी वर्मा ने हिमालय को एक समाधिस्थ योगी के रूप में देखा है। वे उससे कहती हैं कि हे हिमालय, सैकड़ों आंधी तूफान तुझसे टकराते हैं और तुम्हारी दृढ़ता के सम्मुख हार मान करके लौट जाते हैं, किंतु तुम अविचलित भाव से समाधि में लीन रहते हो। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के जलते कड़ की करुण पुकार सुनकर हमारी आँखों से करुणा के आंसू जलधारा बनकर बहने लगते हैं। तुम में दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है। तुम्हारी सुख भोगने में आसक्ति नहीं है। तुम सुख और दुख में एक समान रहते हो। यह समत्व की भावना तुम्हारी उच्चता की घोतक है। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो जहाँ एक ओर हिमालय के बाहरी स्वरूप में कठोरता है, वहीं दूसरी ओर उसके हृदय की करुणा भी विद्यमान है। कवित्री ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली गीति है। रस शांत है। छंद अतुकांत मुक्त है। गुणधर्म माधुर्य है। और शक्ति की बात करते हैं तो लक्षणा शक्ति है। अलंकार हार में पुनरुक्ति प्रकाश तथा हिमालय के चित्रण में मानवीकरण अलंकार है। भाव साम्य, कभी हंसना कभी रोना और सुख दुख को समान भाव से प्रकट करने के जिस जीवन आदर्श को कवित्री ने हिमालय के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उसी का अपनी कविता में समर्थन करते हुए भगवती चरण वर्मा कहते हैं, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रश्न नंबर 4 है कि पद यहाँ से स्टार्ट है। चौथा, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की थाह अपनाप, उर में पावस दृग में बिहान। यहाँ पे आइए देखते हैं कुछ से कठिन शब्दों के अर्थ। साधकता का अर्थ होता है साधना का गुण, और पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। बिहान का होता है प्रातःकाल, उर माने हृदय होता है, ये भी जानेंगे। प्रसंग इस प्रकार से है। इन पंक्तियों में कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई अपने जीवन को हिमालय के समान ढालना चाहती है।
व्याख्या इस प्रकार से है, महादेवी जी ने अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती है। तात्पर्य यह है कि वे हिमालय के सद्गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। इसलिए वे हिमालय से कहती हैं कि मेरी कामना है कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा का सागर भर जाए। मेरे हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहती है, परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे। काव्य सौंदर्य इस प्रकार से महादेवी जी ने अपने तन मन को हिमालय के समान साधना शक्ति और करुणा से भर देना चाहती है। भाषा है साहित्यिक की खड़ी बोली, शैली है भावात्मक गीति, रस शांत है, गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति की बात करते हैं तो लक्षणा है, छंद अतुकांत मुक्त है, अलंकार तन मेरी में अनुप्रास तथा हिमालय के चित्रण में मानवीकरण। और भाषा साम्य की बात करते हैं, भाव साम्य की बात करते हैं तो भाव साम्य में सुभद्रा कुमारी चौहान जी करुणा से आकुल तान बनकर अपने प्रिय के प्राणों में बस जाना चाहती है। तुम कविता के प्राण बनो में उन प्राणों की आकुल तान, निर्जन मन को मुखरित कर दे प्रिय अपना सम्मोहक गान। अगला यहाँ पे स्टार्ट होता है वर्षा सुंदरी के प्रति। पहला इसमें से पद्यांश है, रूपसी तेरा धन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केस पास, नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे संजल अंग, सिहरा सा तन है सघन स्नात, भेगी अलकों के छोरों से चूती बूदे कर विविध लाश, रूपस तेरा घन केस पास। रूपस का अर्थ होता है सुंदरी, घन का मतलब होता है बादल, केस पास का अर्थ है बालों का समूह, नभ का अर्थ है गंगा या आकाश गंगा, रजत धार का अर्थ है चांदी के समान सफ़ेद जल की धारा, संग स्नात का अर्थ है तत्काल स्नान की हुई, अलकों का अर्थ होता है बालों, चूती का मतलब टपकती हुई, लाश का अर्थ है, लाश यहाँ पे है आनंद पूर्वक नृत्य। ठीक है, लाश का अर्थ क्या है आनंद पूर्वक नृत्य। संदर्भ इस प्रकार से है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीरजा नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित है वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक कविता से अवतरित है। और ध्यान में रखेंगे जितने समस्त पद्य होंगे अगले आने वाले वो सभी का संदर्भ यही सेम रहेगा, तो इस संदर्भ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। और प्रसंग में लिखेंगे यहाँ कवित्री ने वर्षा का सुंदरी नायिका के रूप में चित्रण कर उसके सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार से कवित्री वर्षा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी काले काले बालों का समूह अत्यधिक सुंदर हैं। तुम्हारे कोमल काले और सुगंधित बाल हवा में लहरा रहे हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तात्पर्य यह है कि वायु से लहराते हुए बादल ही तुम्हारे सुंदर बाल हैं। कवित्री पूछती है कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तुम अपने इन बालों को रात में आकाश गंगा की चांदी के समान उजली जलधारा में धोकर आई हो, क्योंकि तुम्हारे संपूर्ण अंग जल में भीगे होने के कारण शीत से काँप रहे हैं। तुम्हारे रोमांचित और सिहरते शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम अभी स्नान करके आई हो, क्योंकि तुम्हारे भीगे बालों से जल की बूंदें नृत्य करती हुई नीचे टपक रही हैं। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी घने बालों का समूह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो वर्षा को संग स्नातः सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है। भाषा साहित्य कड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद अतुकांत मुक्त छंद है। अलंकार की बात करते हैं, रूपस्य तेरा घन केस पास में रूपक श्यामल तथा कोमल कोमल में पुनरुक्ति प्रकाश वर्षा के सुंदरी रूप में चित्रण करने के कारण मानवीकरण तथा अनुप्रास अलंकार यहाँ पे हैं। सेकंड पद्यांश है, सौरभ भीनी झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास,
रूपस तेरा घन केस पास। सौरभ का अर्थ होता है यहाँ पे सुगंध, भीना का अर्थ है सुरभि, सुरभित हुआ, झीना का मतलब होता है पतला, अंजन का अर्थ होता है काजल, दुकुन का अर्थ है रेशमी वस्त्र या दुपट्टा कह सकते हैं, चल का अर्थ है हिलते हुए या चलायमान, जुगनू के स्वर्ण फूल का अर्थ होता है जुगनू रूपी सुनहरे फूल देता, बार बार जला देता, या चितवन विलास का अर्थ है दृष्टि की भंगिमा। प्रस्तुत पंक्ति में प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा सुंदरी के श्रृंगार का अद्भुत वर्णन किया गया है। कवित्री कहती है कि हे वर्षा रूपी नायिका, तुम्हारे बादलों के रूप में एक सुगंधित पारदर्शक कुछ गीला एवं हल्का काले रंग का झीना रेशमी वस्त्र धारण कर लिया है। आकाश में चमकने वाले जुगनू ऐसे लग रहे हैं मानो तुम्हारे हिलते हुए आंचल से मार्ग में सोने के फूल झर रहे हों। बादलों में चमकती बिजली भी ही तुम्हारी उज्ज्वल चितवन है। जब तुम अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती हो तो मान उनके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं। हे रूपवती वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी केस राशि अत्यधिक सुंदर हैं। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो यहाँ पे कवित्री ने प्रकृति के मानवीकरण के सहारे उसकी भाव भंगिमा को सुंदर चित्रण किया है। वर्षा की विभिन्न वस्तुओं का वर्षा सुंदरी के श्रृंगार प्रसाधनों के रूप में प्रयोग किया गया है। भाषा साहित्य खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक और प्रतीकात्मक है, रस यहाँ पे श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद अतुकांत मुक्त है। अलंकार की बात करते हैं तो तेरा उज्ज्वल चितवन विलास में रूपक अलंकार, मृदु अंजन सा दुकुल में उपमा, वर्षा के चित्रण में मानवीकरण तथा अनुप्रास अलंकार है। तीसरा पद्यांश है, उच्च वसित वक्ष पर चंचल है, बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासे छू भू को बन जाती मलयज बयार, केकी रव की नृपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास, रूपस तेरा घन केस पास। उच्छ्वसित का अर्थ होता है श्वास या प्रश्वास। तो उच्छ्वासित का अर्थ होता है यहाँ पे श्वास या प्रश्वास या सांस के कारण ऊपर नीचे उठता हुआ। वक्ष पर मतलब होता है छाती पर। चंचल का अर्थ है चलायमान है या हिलडुल रहा है। बकपात का अर्थ है बकुलों की पंक्ति। अरविंद का अर्थ होता है कमल। निश्वास का अर्थ होता है बाहर निकलने वाली सांस। मलयज का अर्थ होता है मलय प्लस चंदन के पर्वत से आने वाली। बयार का अर्थ है वायु। केकी रव का अर्थ होता है मयूर की ध्वनि। नुपुर का अर्थ है पायल। जगती का अर्थ है जागृत होती है। संसार। प्रसंग में लिखेंगे, इन पंक्तियों में वर्षा रूपी सुंदर रमणीय के सौंदर्य का अलंकृत वर्णन हुआ है। व्याख्या, हे वर्षा रूपी सुंदरी, सांस लेने के कारण ऊपर उठे तथा कंपित तेरा वक्ष स्थल पर आकाश में उड़ते हुए बगलों की पंक्तियों रूपी श्वेत कमलों का हार हिलता हुआ सा मालूम पड़ रहा है। जब तुम्हारे मुख से निकली बूंद रूपी सांसें पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसके पृथ्वी के स्पर्श से उठने वाली एक प्रकार की महक मलयगिरी की सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती हैं। तुम्हारे आगमन पर चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, जो कि तुम्हारे पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं के समान मालूम पड़ती है, जिसको सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम की प्यास जागृत होने लगती है। तात्पर्य यह है कि मोरों की मधुर आवाज़ से वातावरण में जो मधुरता छा जाती है वह लोगों को आनंद और उल्लास से जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। उनके हृदय में मौन रूप से छिपा हुआ प्यार मुखर रूप धारण कर लेता है, जो उनकी जीने की इच्छा को बलवती बनाता है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी बालों की राशि अत्यधिक सुंदर है। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो कवित्री ने वर्षा का मानवीकरण करके उसके मोहक रूप का चित्रण किया है।
भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद यहाँ पे अतुकांत मुक्त है। अलंकार की बात करते हैं, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है में रूपक अलंकार, बन बन में पुनरुक्ति प्रकाश, जगती में यमक और अनुप्रास अलंकार है। अगला पद्यांश है चौथा, इन स्निग्ध लटों से छात दे तन, पुलकित अंगों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलार दे ना बहला दे ना, या तेरा शिशु जग है उदास, रूपसी तेरा घन केश पास। स्निग्ध का अर्थ होता है चिकनी, पुलकित का अर्थ होता है रोमांचित, सस्मित का अर्थ होता है मुस्कुराते हुए, अंकित का अर्थ है चिन्हित, मृदुल का अर्थ है सुंदर, दुलारना का अर्थ होता है प्यार करना, शिशु जग का अर्थ होता है संसार रूपी बालक। प्रसंग में लिखेंगे, इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने वर्षा रूपी सुंदरी को एक ममता के रूप में चित्रित किया है। व्याख्या इस प्रकार से है, कवित्री वर्षा रूपी सुंदरी से आग्रह करती है कि हे वर्षा सुंदरी, तुम अनेक कोमल बालों की छाया में इस संसार रूपी अपने शिशु को समेट लो, इसे अपनी रोमांचित एवं विशाल गोद में रखकर उसका सुंदर मस्तक अपने बादल रूपी बालों से ढककर अपने हंसी युक्त शीतल चुंबन से चूम लो। हे सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी बादलों की छाया से मधुर चुंबन और दुलार से इस संसार रूपी शिशु का मन बहल जाएगा और उसकी उदासी दूर हो जाएगी। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी वाली केश राशि बड़ी मोहक लग रही है। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो वर्षा में मातृत्व का सचिव चित्रण हुआ है तथा बच्चे के प्रति माता के कर्तव्य को समझाया गया है। प्रकृति का ऐसा सुंदर चित्रण कम ही देखने को मिलता है। भाषा साहित्य की बात करते हैं तो खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक एवं भावात्मक है, रस श्रृंगार एवं वात्सल्य है, गुण माधुर्य है। छंद की बात करते हैं तो अतुकांत मुक्त है। अलंकार रूप और की बात करते हैं तो यहाँ पे मानवीकरण है। कुछ यहाँ पे व्याकरण के संबंधित क्वेश्चन हैं जो कि आपको देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जैसे कि तने सह लेता है कुलसित भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभति केश पास। पहले में हम देखते हैं तो पहले में आपका विरोधाभास अलंकार तथा दूसरे में आपको रूपक और पुनरुक्ति अलंकार देखने को मिल रहा है। सेकंड प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित पदों में उपसर्ग तथा प्रत्यय को मूल शब्दों से अलग करके लिखिए। गर्वित का अर्थ है गर्वित, विरक्त, दुकून और मलयज सस्मित। इन सभी चीज़ों को आपको कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय है दोनों को अलग अलग करके बताना है, आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे कि आपको पता है उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द से पहले और प्रत्यय शब्द के अंत में। ये दोनों को आपको करके बताना है, आपका होमवर्क है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।